नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ कौशिक आपके अपने चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में अपने अपने कार्यक्रम हमारे अपने कार्यक्रम पॉलिटिकल एजेंडा में को फिर से मैं लेकर के हाजिर हुआ हूं। कल हमने फर्स्ट फेज़ का एनालिसिस किया। आज हम प्रिज्म जो है सेकंड फेज़ के बारे में देखेंगे। सेकंड फेज़ में क्या क्या हुआ है। उससे पहले आज दिन भर कोशिश की गई है तुष्टीकरण करने की और हिंद कम्युनलिज्म करने के लिए, कम्युनल सेंटिमेंट्स को बढ़ाने के लिए हिजाब का एक बहुत बड़ा इशू रखा गया है। यह इशू इसलिए रखा गया है कि लोग वो करें। सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, और मैं तो इतना सर पकड़ करके बैठ गया हूँ इन लोगों को देख करके कि जो चीज़ हमको बचपन से कितने सालों में सिखाई गई, कुछ लोग उसको एकदम हवा पानी में उड़ा देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो झूठ है, फरेब है, वो है। आपको पता है कि आपके 1 से लेकर के आर्टिकल 1 to 151 एज इट इज़ आपको उतारने ही उतारने हैं, जबकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ लगना ही लगना है। कुछ कंसर्न थे आज़ादी के समय, पार्टीशन के टाइम में कुछ ऐसी हमारी परिस्थितियाँ हो गई थी, कुछ लोगों को डाउट था हमारे ऊपर, कुछ लोगों की चीज़ों को के लिए हमने दूसरे तरीके की चीज़ों को किया था, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह के हालातों में किस तरह की चीज़ों को उन्होंने अलग अलग मैनिपुलेट किया है। आज जो है मैनिपुलेशन करने के लिए बीजेपी और कुछ मुस्लिम जो हुड को बढ़ाने वाले या हमारे देश में अराजकता पैदा करने के लिए तरह तरह के एनजीओ का सहारा लेकर के काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा कुछ चुनाव के लिए हो रहा है और इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों की तरफ से, दोनों ही विचारधाराओं की तरफ से तीर और तलवार चलाए जा रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि चुनाव में पार्टियों के अपने हित होते हैं, इलेक्शन जीतना होता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना होता है, विधायक मंत्री ये सब बनना होता है, इसलिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन भैया जहर उतना ही बोइए, उतना ही अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए, किसी भी आधार पर श्रेष्ठ बताने के लिए और किसी के भी आधार पर श्रेष्ठ बताने के लिए उतना ही बताइए जितना हमारे और आपके बीच में दूरी ना हो जाए। अगर हमारे और आपके बीच में कोई भी चीज़ दूरी होती है तो हमारा संविधान उस चीज़ को तुरंत ही रोक देता है। और दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो धर्म के खिलाफ हो, चाहे किसी प्रथा के खिलाफ हो, चाहे किसी चीज़ के खिलाफ हो, ये आज़ादी राज्य को मिली है और राज्य के आधारित शक्तियों पर केंद्रित होकर के ही हम कुछ पा सकते हैं और हमको राज्य ही सब कुछ देने वाला है। राज्य की जो व्यवस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों का एक अद्भुत संगम है भारतीय डेमोक्रेसी। और ये छोटी सी बात सभी बच्चों को हम लोग के स्कूल में सिखाई गई। हमारे दादा परदादा लोगों ने भी इस बात को कहा, सुना, हम लोग सुनते थे। उनके समय में एक अलग से ये है। देखिए, एक साइकिल होती है, जीवन की साइकिल, जिसको मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि उस साइकिल के बारे में राजनेता नहीं जानते हैं और इसीलिए उस साइकिल के ही ऊपर के बारे में जानते नहीं हैं, जो कि एकदम बेसिक होती है। लगभग उन्हीं चीज़ों को वो दोहरा रहे हैं जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी टीवी पे बैठ करके नैरेटिव, दोनों ही तरीके के लोगों की विचारधारा कितना भी नैरेटिव कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा 20 से 30% लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज जितने भी चुनाव भारतवर्ष में हो रहे हैं 1999 के बाद से, 1999 के बाद से, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया गया था 1 वोट से, तब से देखिए भारत के इलेक्शन में मतदाताओं का सोचने का तरीका जो है दिन प्रतिदिन दृढ़ होता चला गया है। वो लोगों को ट्राई करने से पीछे नहीं हटते, चाहे कोई भी विपरीत विचारधारा क्यों ना हो। चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर लें, जहाँ पे पीडीपी और बीजेपी ने मिल करके चलाने की कोशिश की थी, या अभी की महाराष्ट्र गवर्नमेंट में देख लें कि जो है फार मोस्ट दक्षिणपंथी जो है शिवसेना जो है क्या कहते हैं, किस तरह से कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल करके अपनी सरकार चला रही है। इसी तरह हम झारखंड में भी देखते हैं। हाँ, और इसी तरह की चीज़ों को हम लगातार देखते और सुनते चले आ रहे हैं। अल्टीमेटली नेताओं का काम होता है सत्ता को हासिल करके अपने जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करना, लेकिन जनता के बीच में इस तरह की बातें करने से और प्रोपेगेंडा वार करने से कुछ नहीं होता है। देखिए, भारत हमारा अपना देश है और इसके लिए, और हम यहाँ से कहीं छोड़ के जा नहीं सकते हैं। अब चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कहाँ जाएगा? कहीं भी उस दुनिया में जो है अपना घर छोड़कर जाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।
तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आपका अपना माइंड सेट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ भारी से भारी मात्रा में निकल करके वोट डालिए और थोड़ा सा दिमाग रखिए। अब आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा धरती छोड़ के जाइए जो जीने लायक हो। हमारे पूर्वजों ने जो है पार्टीशन का दर्द झेला है और मैं खुद उस पार्टीशन के दर्द झेलने वाले फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैं जानता हूं कि किस तरह की वो बातें हैं, उन कहानियों को मैंने सुना है, उस दर्द को हम लोगों ने झेला है। हम लोगों ने गरीबी को झेला है जो पार्टीशन की वजह से हुई और किस तरह से फिर हम लोग इस्टेब्लिश होने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और जीवन में संघर्ष करते करते हमारी कई पीढ़ियाँ कुर्बान हो गई। मेरा यही है कि आप ठंडे दिमाग से सोच समझ करके अपना काम करिए। ये हमारा अपना देश है। इस देश में किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं हो सकती है और जो हमको एक दूसरे से अलग कर सके, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो धार्मिक रूप में हो, चाहे वर्ग के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। हर चीज़ भारतीय संविधान के दायरे के अंदर ही रह करके और भारत को यूनाइट करके ही हो सकती है। नहीं तो आप अभी उदाहरण देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का किस तरह से है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में रशिया ने तो लिख दिया था कि क्यूबा में कोई भी मिसाइल नहीं डालेंगे और अमेरिका को लिखित आश्वासन दिया था शीत युद्ध के दौरान। लेकिन आज अमेरिका आप देखिए जो बाइडन नेतागिरी के चक्कर में, अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में ज़बरदस्ती यूक्रेन से नाटो के नाम पे लड़ रहा है। जब हमने एक पैक्ट आपको पहले दे दिया तो आज आपको पैक्ट साइन करने में क्या दिक्कत होती है। लेकिन यही पॉलिटिक्स है क्योंकि वो इंटरनली फेल हो रहे हैं इसलिए वो एक्सटर्नली करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। युद्ध में तो भाई वो खुद तो नेता लड़ने जाते नहीं, सैनिक ही लड़ते, आम आदमी परेशान होता है। और इसी तरह के हमने देखा था दिल्ली दंगों के समय में भी, और इसी तरह जो है सीएए के प्रोटेस्ट को भी जो एक झूठा प्रोटेस्ट बना दिया गया। और किसानों का, मैं ये मानता हूँ कि किसानों का 50% बातें एकदम सही थी। सरकार को एक लंबी चौड़ी कमेटी बनानी चाहिए। मेजर आधारभूत डिसीजनों के लिए एक मेहनत करने की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को छोड़ने के अलावा। ठीक है, अब जैसे फाइनेंशियल चीज़ें हैं इन पे तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा हमको बनाना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए और कमेटी को टाइम बाउंड होना चाहिए। ये एक इसके लिए आप नियम बना सकते हैं कि हाँ मैं 2 महीने में रिजल्ट दे दूंगा, 3 महीने में रिजल्ट दे दूंगा। फिर देखिए कुछ तो मेजर पॉलिसीज़ तो होती ही हैं, उनके लिए फिर आप किसी भी तरह, लेकिन हर एक चीज़ के लिए विरोध करना, हर एक चीज़ के लिए करना, ये थोड़ा दिक्कत होता है। और देखिए विरोध से कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप विरोध करेंगे, लगातार विरोध करेंगे, फिर आप अटैक करेंगे, फिर जब आप अटैक करेंगे तो फिर आपका रिटेलिएशन होगा, फिर आपसे को दोबारा अटैक होना पड़ेगा। अटैक का री-अटैक होता है और इस तरह से चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं और फिर क्या होता है, कैजुअलिटी होती है, लॉस होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो है हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए था और पाकिस्तान जो खुद टुकड़े टुकड़ों में होने वाला है वो इन्हीं सब बातों का इस्तेमाल करके हम लोगों को बरगला रहा है। उसके लिए योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की जगह कोई भी ऐसा कमज़ोर वो हो, प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने तो होता रहेगा भाई, उनको लिए आराम हो जाएगा। लेकिन उनके भी सोचने से होता नहीं है। ये कोई एक आदमी की बात नहीं है, भारतीय जनमानस की बात है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना। तो ये सब चीज़ें चलती हैं और सेपरेटिस्ट तो बहुत आसान होते हैं। कनाडा में बैठ करके जस्टिन ट्रूडो का हाल हम लोगों ने देखा ही है, अभी तक वहाँ पे चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, परेशान हो गए, जस्टिन ट्रूडो भाग गए अपना छोड़ के। अरे हमारे तो प्रधानमंत्री तो कम से कम दिल्ली में थे, सबको तो पता था कि दिल्ली में है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए और इस तरह से पोलराइज किया जाता है। आइए हम अपने यूपी इलेक्शन जो है 2022 पे आते हैं। सेकंड फेज़ का जो चुनाव होने वाला है उसमें 55 सीटें हैं और 55 सीटें 9 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जो सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, अमरोहा और मुरादाबाद में है। ठीक है, मुरादाबाद का कॉन्टेस्ट बहुत ही क्या कहते हैं मजबूत होने वाला है। हम उसके बारे में भी देखते हैं कि मुरादाबाद जो है मुस्लिम इलाके ज़्यादा होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने वहाँ से सांसद भी अपना बना लिया है। फिर शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, ये आपका कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-3 जिले हैं, बाकी आपका रोहिलखंड से रिलेटेड है। और हम ये जानते हैं कि रोहिलखंड में समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। रोहिलखंड में समाजवादी पार्टी स्थिति मजबूत में है, पर बसपा और कांग्रेस भी जो है उसके वोट बैंक में सेंध लगाने में पीछे नहीं हटेगी और हट भी नहीं रही है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि सेकंड फेज़ में जो है हमारा
जो सिस्टम है वो कितना मजबूत होने की उम्मीद है। सहारनपुर जो है आप जानते हैं ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है, ठीक है। रामपुर तो क्या कहते हैं आजम खान फैमिली का है ही है, वहाँ मेन लड़ाई नवाब फैमिली वर्सेस आजम फैमिली है। हाँ, बरेली और बदायूं ये भी जानते हैं, बरेली भी मुसलमानों का गढ़ है बरेली, और उसके आगे बदायूं शाहजहाँपुर में भी एक मिक्स पॉपुलेशन है। हाँ, अमरोहा और मुरादाबाद मुस्लिम पॉपुलेशन मैंने पहले ही बताया था। इन 59 सीटों में जो मेरा जो वो है कि किस तरह से तैयारी के आधार पर हम जो है इस चुनाव को आंकेंगे, चूँकि प्रचार के लिए समय कम मिला है सेकंड फेज़ में, लेकिन फिर भी हम इसको कोशिश करेंगे कुछ नंबर्स दे करके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये इलेक्शंस के ये जो फर्स्ट फेज़ के बाद सेकंड फेज़, ये फेज़ एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फेजेस है, क्योंकि यहाँ पे पत्ते पूरी तरह से खुल के आ नहीं रहे हैं। वोटर्स के अलग अलग डायमेंशन है, महिला वोटर अलग तरीके से सोच रही है, पुरुष वोटर अलग तरीके से सोच रहे हैं, बेरोजगार छात्र अलग एक वर्ग के रूप में उभर के सामने आए हैं, वो अलग तरीके से सोच रहे हैं, बीटीसी छात्र अलग तरीके से सोच रहे हैं, बीएड के छात्र अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो ये तरह तरह की चीज़ें लगातार हमारी बढ़ती जा रही है, और इन्हीं सब चीज़ों को देख करके हम इस जो है आकलन, तैयारी का जो आकलन है उसकी एक रेटिंग बनाने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे, और फिर इसके बाद हम उनका इम्पैक्ट फैक्टर देखेंगे आफ्टर चुनाव के बाद कि कितने परसेंटेज में वोट पड़ा, कितनी पॉपुलेशन में वोट पड़ा और किस तरह के लोगों का है। वो जब 14 तारीख के बाद 15-16 तारीख को हम ये वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि तीसरे और चौथे फेज़ में हमारा जो है सरकार का एक खाचा खुलने लगेगा कि कौन कितनी सीटों की तरफ बढ़ रहा है। और छठवें, पाँचवें, छठवें, सातवें फेज़ में तो फिर सब खेल हो ही जाएगा, सबको पता ही चल जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सीटें ऐसी ऐसी जगहों पे है। आखिरी फेज़ में काफ़ी है, पूर्वांचल में आ जाएगा और अवध आ जाएगा, बुंदेलखंड आ जाएगा, है ना। तो अब धीरे धीरे आ रहा है मौका, बस ये है। इसके बाद थर्ड फेज़ का जो हम सिस्टम देखते हैं कि थर्ड फेज़ को देखना है, उसमें भी 59 सीटें हैं। हाँ, लेकिन अब जो है अपना थर्ड फेज़ की बात जो है, थर्ड फेज़ जो है हमारा कब है उसके लिए भी देखना पड़ेगा। 20 फरवरी को है, 6 दिन का गैप है, तो इसमें काफ़ी चुनाव होगा। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जो है तेज़ी से होने की उम्मीद है। फिर उसके बाद फिर छठवें और सातवां पूर्वांचल में जहां टक्कर होगी, अवध, रोहेल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हो चुके होंगे। पूर्वांचल की मेन टक्कर है और असली टक्कर पूर्वांचल में ही होने वाली है। जिस तरह से लड़ाई है वो पूर्वांचल में ही होने वाली है। अब देखते हैं आगे क्या एक्सप्रेस क्या। आज की तैयारी के हिसाब से और जिस तरह से नैरेटिव चल रहा है एक दो उसमें, तो फ्लक्चुएटिंग वोट्स जो है अब वो सेपरेट हो रहे हैं, थोड़े से बदल रहे हैं। बीजेपी से थोड़े से छटक के जा रहे हैं कांग्रेस और थोड़ा बीएसपी के ऊपर। बीएसपी की तरफ से भी अभी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दी जा रही है, पर उनके प्रवक्ता जो है इस तरह से दिख रहा है मीडिया के द्वारा, जो विभिन्न चैनल हैं, कि वो ज़्यादा चुनाव पर लड़ नहीं रहे हैं। इसीलिए चीज़ों को देखा जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तैयारी के आधार पर। और जो इम्पैक्ट फैक्टर इस समय चल रहा है, ये बूस्टर के रूप में हम इनको 7 अंक दे सकते हैं, 10 में से 7। इनका इम्पैक्ट फैक्टर थोड़ा बढ़ रहा है लगातार। उसका कारण ये है कि नैरेटिव सेट करने के जो उस तरह के नेशनल नैरेटिव चल रहा है हिजाब और अदर कंट्रोवर्सी से, तो इनका इम्पैक्ट थोड़ा सा कांग्रेस की पार्टी की तरफ से इंटैक्ट हो रहा है। उनके जो पुराने बेस वोटर हैं वो इंटैक्ट हो रहे हैं, वो थोड़ा सा शायद अब टूटे ना, है ना, समाजवादी पार्टी में ना जा पाए, इस तरह की जो है उम्मीद की जा रही है। और बीजेपी थोड़ा लगातार जो है बैकफुट पे आती जा रही है। इस फेज़ में भी बीजेपी की जो तैयारी है वो थोड़ा सा उस तरह की मज़ेदार तैयारी नहीं रही है, और उनका इम्पैक्ट भी 6.5 के आसपास में देखता हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए एक थोड़ा सा जो है अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका जो लड़ने का इम्पैक्ट फैक्टर है वो ज़्यादा होना चाहिए, पर इस फेज़ में थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल्य है, और यहाँ पे हिंदू सेंटिमेंट्स, और ज़्यादातर जगहों पे हिंदू मुसलमान की स्थिति बनी हुई है। हिंदू सेंटिमेंट्स थोड़ा सा इनकी तरफ फेवर में जा रहा है, बीजेपी के फेवर में। इसलिए मैं समाजवादी की पार्टी का इम्पैक्ट फैक्टर थोड़ा सा कम दिखा रहा हूँ, और बसपा को एक न्यूट्रलाइज्ड इम्पैक्ट फैक्टर के रूप में मैं देखता हूँ, क्योंकि अंडर करंट में ही ये काम कर रही है। इस तरह आज की जो वीडियो का जो एनालिसिस है उसका सिर्फ इतना ही एनालिसिस है कि ये जो आज की डेट में, मतलब आज 11 तारीख, 12, 13, 14 को है, तो उससे 2 दिन पहले मतलब 12 को तो हो जाएगा। आज का जो इम्पैक्ट है हमारा वो ये है, दिखा रहा है कि जो है एज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, लेकिन फाइट लगातार बनी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो इम्पैक्ट फैक्टर्स जो दिखा रहा है, मतलब तैयारी का जो इम्पैक्ट फैक्टर है ना,
एक वोटर इम्पैक्ट फैक्टर है हमारा, एक तैयारी का इम्पैक्ट फैक्टर है। तो तैयारी इम्पैक्ट फैक्टर में बीजेपी पिछड़ रही है और बसपा अंडरडॉग तरीके से काम कर रही है। और लेकिन कांग्रेस में बूस्टर आया है, कांग्रेस लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लगातार व्यवस्था बना रही है, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी जो है वो उत्साह से भरी हुई है और बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पे चल रही है, क्योंकि इंटरनेशनल पोजीशंस भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है और अभी भी फुल मैकेनिज्म के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हमको जहाँ तक उम्मीद लगती है कि 20 तारीख या 20, 23 और 27 ये इलेक्शंस में जब ये अवध में जब गेम आएगा, रोहेल और अवध के क्षेत्र में, जब बुंदेल के खंड के क्षेत्र में जब ये गेम पहुंचेगा चुनाव का 22 का, तब हमें असली स्थिति पहुंच के पता चल पाएगी, क्योंकि उन्हीं जगहों पर हमको असली चुनाव जैसा माहौल मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और आपको जो भी चुनाव से रिलेटेड जो बेसिक ग्राउंड रिपोर्ट जो है उसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। किसी खास सीट के बारे में भी आप अगर एनालिसिस मेरा चाहते हैं तो उसके लिए भी बोल सकते हैं। लगभग अब मेरे पास हर सीट का लगभग डाटा आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव होगा, प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन दोनों ही अब धीरे धीरे मैं एनालिसिस करूंगा। प्री इलेक्शन तो मेरे पास आ चुका है लगभग। अब पोस्ट इलेक्शंस को जो है मैं देख रहा हूं और ये इलेक्शन जो है पार्टी वाइज में है। फिर कैंडिडेट पे आएंगे तो हम देखते हैं कि कैंडिडेट का भी एनालिसिस है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी दे दूंगा 403 सीटों पर है। लेकिन पार्टी वाइज जो इम्पैक्ट सिस्टम है उसमें कांग्रेस जो है लगातार गेन करते हुए दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस से बाजी जीतने में थोड़ा सा उसको मुश्किल हो रहा है पहले 2 फेज़ में, लेकिन अब तीसरे, चौथे और 5वें फेज़ में मुझे लगता है कि असली लड़ाई इन्हीं फेजेस में होने वाली है। इसलिए अब हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। फिर 14 तारीख को फिर हम देखेंगे कि क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है। अगर वोटिंग परसेंटेज और वॉल्यूम ये दोनों महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो अंत करता हूँ। आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।